नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, केंद्र में राजनीति गरमाई हुई है। कल ही हमने देखा था, कुछ ही पलों में हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़ने वाले हैं। और कल जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास हुआ है, कई उसके पहलू हैं जो चर्चा में आ गए हैं। उन पर मुख्यमंत्री से जुड़ने से पहले आइए, हमारी सहयोगी नीता शर्मा वहां पर मौजूद थी और वहां पर उन्होंने कुछ युवाओं से बात की है। आइए वो छोटी सी चर्चा आपको सुना देते हैं, जिससे पहले उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड पहली स्टेट है जहां पर ये कानून लागू हुआ है। हम इस वक्त देहरादून के PGDAV कॉलेज में हैं। यहाँ पे कुछ छात्र बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, ये लॉ कर रहे हैं। आपका क्या रुख है, क्योंकि ये कानून जो है यंगस्टर्स कैसे ले रहे हैं? ये बहुत सही है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने ये कानून लाया है, ये बहुत शानदार कानून है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो यंगस्टर्स जो कह रहे हैं कि ये इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है, इसे क्या कहेंगे? नहीं मैम, देखिए विचार होते हैं। जब कोई ना कोई लॉ पास होता है किसी देश में या किसी राज्य में, तो बहुत सारे पक्ष और विपक्ष होते हैं। पर इस चीज़ का हमें स्वागत करना चाहिए कि ये जो बिल पास हुआ है, ये सभी की सहमति से पास हुआ है, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ। शादी और लिव इन में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये देखिए, उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये पहला राज्य बना है। अगर आप युवा पीढ़ी को देखेंगे तो आज बहुत ही ज़्यादा अलग उसमें जा रहे हैं, विचारधारा में। माँ बाप एक अच्छे संस्कार देते हैं, उस संस्कारों को आगे पल के लिव इन में रहना कोई गलत नहीं है। आप लिव इन में रह रहे हो, 2-4 दिन रहते हो, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, वो फिर क्लेश बढ़ते बढ़ते एक परिवार तक पहुँचता है। वो परिवार में झगड़े होते हैं, उन बच्चों के चक्कर में परिवार परेशान होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप रह रहे हो, मना कौन कर रहा है? जो ये बात हो रही है, जो यंगस्टर्स कह रहे हैं, कहीं जैसे मैंने बच्चों से बात की तो वो कह रहे हैं कि इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सरकार को क्यों बताएं? जैसे इसके बारे में क्या बोलोगे? जो पर्सनल जो आपकी एक लिबर्टी है वो तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जैसे लिव इन में लोग रह रहे हैं, तो अगर हम एक हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं या जो भी हम इंडिया को बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी पता होना मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा लिव इन में भी रह रहा है तो उसकी फैमिली को तो पता होना ही चाहिए। और अगर वो चीज़ रजिस्टर्ड होगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आगे के लिए। क्योंकि आपने देखा है अभी काफ़ी केसेस सामने आए हैं जहाँ पर लोग लिव इन में रह रहे थे और बाकी बाद में कुछ मर्डर्स या ऐसे केस सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो ज़्यादा सेफ होगा, कपल के लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए। ये प्राइवेसी में तो मेरे हिसाब से कोई दखलंदाजी वाली चीज़ नहीं है। ये तो हमारी सेफ्टी के लिए एक इनिशिएटिव उठाया है गवर्नमेंट ने, और हम बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक राज्य बनाया उत्तराखंड जिसने इसको लागू किया है। और मुझे नहीं लगता सच में कि ये कोई प्राइवेसी को किसी को कर रहा है। ये तो एक गर्ल्स के लिए, जबकि एक सेफ्टी के लिए पर्पस से है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं लड़कियों के लिए। ये लिव इन वगैरह में रहते हैं, फिर इश्यूज हो जाते हैं उसमें, फिर उसमें ही रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। तो उससे वो सब प्रिवेंट करने के लिए पहले एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ यंगस्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि ये एक अच्छा कानून है और एक सेफ्टी, जो विमेन की जो बात हो रही है कि औरतों के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव है, औरतों की, विमेन की सेफ्टी को ये इंश्योर करने वाला कानून है। हालांकि कुछ जो यंगस्टर्स कैमरा के सामने नहीं आए, उनका तो ये भी कहना है कि इन्वेजन है और सरकार को क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं जब तक हम लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल इस कॉलेज के जितने भी लड़के, लड़कियां, नौजवान, युवक और युवतियां हैं, उनका कहना है कि ये उत्तराखंड सरकार की अच्छी पहल है। देहरादून से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। बहरहाल मुख्यमंत्री धामी से बात करेंगे, कुछ इंतजार करने को कहा जा रहा है। बहरहाल आज की एक और बहुत बड़ी खबर है जो इस समय आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, वो सामने आया है। विपक्ष ने ब्लैक पेपर सामने रखा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के पटल पर व्हाइट पेपर रखा है। आर्थिक नीतियां जो यूपीए के दौरान थी, उस पर सत्ता पक्ष सरकार ने आज अपना व्हाइट पेपर सामने रख दिया है। आपको बता दें, इसके कुछ यूपीए सरकार के दौरान 10 वर्षों के अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया, जिस पर चर्चा कल होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगी, कल बात करेंगे। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक हालत की चर्चा, दूसरे भाग में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान करप्शन
और तीसरे में एनडीए सरकार के दौरान बदली हालत। और दूसरी तरफ अगर हम बता दें, इससे पहले हम आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से ब्लैक पेपर पेश किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री ने बजट के दौरान श्वेत पत्र की बात की थी, तो कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर जारी कर दिया। 57 पन्नों वाले इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र जारी करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज पर सवाल उठाए हैं कि कैसे केंद्र सरकार को घेरते हैं। आपको बता दें, 10 साल में अन्याय काल, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज़्यादा करीब 33% ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार, बढ़ती महंगाई। 2014 एलपीजी 410 रुपये प्रति सिलेंडर थी, तो 2024 में ये 903 रुपये सिलेंडर है। 2014 में पेट्रोल 71 रुपये था, तो 2024 में 97 प्रति लीटर प्रतिशत है, तो 37% की बढ़ोतरी का है। किसानों के संकट पर भी 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए आरोप लगाए। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये दोनों चीज़ें सामने आए, और इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज ये केंद्र में छाया हुआ है। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण लोग हैं इस पर बात करने के लिए। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, और अमन चुग, आर्थिक मामलों के जानकार, हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विनोद जी, पहला सवाल मैं आप ही से ये करूंगी कि जो ये ब्लैक पेपर और ये व्हाइट पेपर आया, बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव जिस तरह से करीब आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ने आर्थिक मामलों में कई आरोप लगाए सरकार पर, शायद उसका वो उन्होंने ब्लैक पेपर के जरिए सामने रखा, और सरकार ने इसका एक जवाब देते हुए व्हाइट पेपर सामने रख दिया है। देखिए, मैं तो इसको एक सकारात्मक रूप से ये देखता हूं कि कम से कम आने वाले लोकसभा चुनाव में आर्थिक मुद्दे काफी प्रभावशाली होंगे। जिस तरह से यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मौजूदा सरकार ने आर्थिक बदहाली और आर्थिक मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए व्हाइट पेपर जारी किया है, और उधर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। दोनों के अपने अपने तर्क है, अपने अपने वो है, और बहुत ज्यादा इस पर जो है, चूंकि बड़ा विस्तृत पेपर है, थोड़ा इसको पढ़ना ही पड़ेगा दोनों का। लेकिन इतना जरूर है कि उधर यूपीए सरकार पर जो श्वेत पत्र निकाला है, उसमें एनडीए सरकार ने अपना गुणगान किया है और यूपीए के ऊपर आरोप लगाया है कि कैसे उन्होंने आर्थिक हालत खस्ता की, और आंकड़े भी दिए हैं। इधर इन्होंने एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है विपक्ष ने। तो कुल मिलाकर के जब दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आया है, तो ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया आर्थिक मुद्दे की अपेक्षा, क्योंकि बाकी तो दोनों के ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर की मीमांसा अर्थशास्त्री करेंगे, लेकिन राजनीतिक पत्रकार के रूप में मैं ये कहूंगा कि अब ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है, और यही लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ चुग जी भी जुड़ गए हैं। अमन, आपसे, सरकार ने व्हाइट पेपर अपना जारी किया है, विपक्ष ने जिस तरह से ब्लैक पेपर किया उसके जवाब में बहुत महत्वपूर्ण था, और जिस तरह से सरकार के व्हाइट पेपर में कहा गया कि 2014 के वक्त, उसके बाद जो पहले चेंजेस लाए गए, उसके बाद छोड़ दिया गया था अर्थव्यवस्था को। आपका क्या असेसमेंट है? बिल्कुल सही है जी, नमस्कार है, जय हिंद है। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन दूसरे नजरिए से करने की कोशिश करता हूं। 2003 तक, रेदर 2004 तक हमारी जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स एक तरह से इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी रहती है, 1992 में जो हमारा सेंसेक्स था वो अंदाजन 5000 के लेवल पे था। रेदर मैं यूं कहूंगा कि 1992 का जो पीक था जनवरी 1992 के आसपास, एंड वही सेंसेक्स अंदाजन जनवरी 2004 के आसपास भी 6000 था, फ्लैट सेंसेक्स था। ऑन द फेस ऑफ इट हम देखेंगे तो हम कहेंगे सेंसेक्स फ्लैट था, यानी कोई खास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। मगर 1999 से लेकर 2003 में जो रिफॉर्म्स आए, उसके तहत फंडामेंटली इकोनॉमी में 5.5% की ग्रोथ थी, और 3.5% का इन्फ्लेशन था, और 30 मिलियन का एम्प्लॉयबिलिटी थी। और जब 2004 से 2008 देखें तो वहां पे मार्केट ड्रिवन तो सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि सेंसेक्स 6000 से 22,500 हो गया, तो लोगों को लगा इकोनॉमी मस्त प्रॉस्पर कर रही है। मगर वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो रियल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव बन गई, क्योंकि जो इन्फ्लेशन था वो 10 से 12% था, और जो जीडीपी ग्रोथ थी अंदाजन 8 से 9% थी। एम्प्लॉयमेंट 27 लाख के आसपास था। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट हम मार्केट लेड ग्रोथ की बात कर रहे थे, जहां पे इक्विटीज बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत बाहर से जो पैसा ब्लॉक था
वो हिंदुस्तान वापस आ रहा था, एंड उसके कारण हमारा सेंसेक्स और मार्केट्स बढ़ रही थी, जो कि लोगों को लगा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, मगर इकोनॉमी फंडामेंटली परफॉर्म नहीं कर रही थी उस टाइम पे। बिल्कुल। और चुग जी, एक और जो इसमें कहा गया है कि 2014 में बैंकिंग संकट बड़ा था, दाव पर बहुत बड़ी राशि लगी हुई थी, जबकि विपक्ष ये मामला उठाता रहा है बैंकिंग संकट को लेकर। बिल्कुल, बैंकिंग में हम कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई थिंक जो डाटा है वो मोटा मोटा 6.5 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ हुआ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूपीए, जो कि 2004 से लेके 2014 की बात करें, 13-14 की बात करें। मगर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट, जो कि इन्होंने भी कोट की है और हमने पहले भी बात करी है, कि उसमें से टॉप 200 कंपनीज जिसको लेंड किया गया, उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लेस देन 1 था। कमाल है, यानी कि इंटरेस्ट तो कवर कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये अंदाजा 9 लाख करोड़ जो वो 200 कंपनियां जिनको दिया गया था, वहां से पैसा आना नहीं था, और उसमें से 40-50% यानी कि 3.5-4 लाख करोड़ तो ऐसा था जिसको प्रॉब्लमेटिक एसेट्स क्रेडिट स्विस ने बोला, मगर हमने उनको क्रेडिट ग्रोथ दिखा के एक तरह से दिखाया कि ये ऑल इज वेल। आर्थिक पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आम आदमी धीरे धीरे समझेगा। विनोद जी, संक्षेप में आपने कहा कि ये है तो आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ पेपर, लेकिन ये राजनीतिक रूप ले रहा है। लेकिन एक तरह से जो हम अभी तक विपक्ष को हम कह रहे थे कि मूलभूत मुद्दे विपक्ष कह रहा था कि उनको नहीं उठाया जा रहा है, और वो आर्थिक सवाल उठा रहे थे सरकार पर, ये जो एक जवाब दिया है, तो अब आर्थिक कुछ एक हफ्ते तक हम लोग आर्थिक नीतियों पर चर्चा ज्यादा करेंगे, किसने क्या किया। अब ये कुछ दिन तक मुद्दे अब छाने वाले हैं। निश्चित रूप से अब मंदिर का मुद्दा हो या मंडल का मुद्दा हो, इससे आगे बढ़कर के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो यूपीए सरकार की जो कमियां थी वो भी सामने आएगी, मौजूदा सरकार की जो कमियां है वो भी सामने आएगी। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई, ये भी मुद्दा आएगा। 205 लाख करोड़ का कर्ज है, IMF ने वार्न किया है, ये भी मुद्दा सामने आएगा। महंगाई का मुद्दा भी सामने आएगा। गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के भी मुद्दे सामने आएंगे। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, वो नहीं हुई, ये भी मुद्दा सामने आएगा। तो आंकड़े हर तरह के सामने आएंगे, यूपीए सरकार के भी आएंगे, एनडीए सरकार के भी आएंगे, और जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आंकड़ों में तो मान लीजिए अर्थशास्त्री लोग अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, कोई सरकार समर्थक अर्थशास्त्री है वो अपनी व्याख्या करेगा, सरकार विरोधी अर्थशास्त्री अपनी व्याख्या करेगा, लेकिन असली जो इसका फैसला आम जनता लोकसभा चुनाव में अपने तरीके से करेगी। वो देखेगी कि भाई बेरोजगारी क्या घटी है, महंगाई क्या घटी है, बाकी चीजें जो है। क्योंकि आम आदमी को आंकड़ों से मतलब नहीं है, उसको अपनी राहत से मतलब है। इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की हो गई, ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है तो उस इकोनॉमी का क्या मतलब, उसके इंडिकेटर से ये भी सवाल उठेंगे। तो कुल मिलाकर के अच्छा है। बिल्कुल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर बताया है कि क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो अपनी अर्थव्यवस्था की ओर क्या इंगित करती हैं, और जो इसके गहराई से जब जाएंगे इन श्वेत पत्रों को देखते हुए, तब पता लगेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, और यूपी के दौरान क्या हुआ और एनडीए के दौरान क्या हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चुनाव आने वाले हैं, और इस बार देश का भविष्य चुनने के लिए बड़ी संख्या में 18 साल और उससे ऊपर के नौजवान पहली बार अपना वोट डालेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या है आपके मुद्दे, और कौन सी बातें आपके लिए हैं सबसे अहम, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। आपका वोट, आपकी उम्मीदें, आपकी आवाज़ भेजिए अपने वीडियो ndtv.com/18 का वोट पर, और हम दिखाएंगे आपके मैसेजेस को NDTV पर। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, केंद्र में राजनीति गरमाई हुई है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपने पासे चल रहे हैं, सीटों का बंटवारा, गठजोड़ योजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड ने बीजेपी के एक मूल मंत्र, मूल नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित कर दिया है। यूसीसी एक ऐसी योजना है जिसका वायदा बीजेपी संस्थापन के दौर से करती आ रही है। उत्तराखंड की विधानसभा में कल इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारित कर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ और मजबूत किए हैं। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप यूसीसी लाने वाले आजाद भारत के पहले राज्य, पहले मुख्यमंत्री हैं,
बीजेपी के लिए ये कोर इशू रहा है। उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में अपनी पार्टी को इससे आपने मजबूत किया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के, जनसंघ के और हमारे देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसके आजाद भारत में लगातार मांग होती रही है, लगातार प्रतीक्षा होती रही है, चाहे उसमें कश्मीर के अंदर धारा 370 हो, उसको हटाने की बात थी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कालखंड में हटाने का काम हुआ। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम हुआ। उसी प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बने, यह भी लंबे समय की मांग थी। ये दोनों ही मांगें पूरी हुई। भगवान रामलला की प्रतिष्ठा भी वहां हो गई। और तीसरा काम हमने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड का भी इसमें योगदान हो, समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रयास देवभूमि उत्तराखंड से किया है। और ये हमने जो विधानसभा 2022 का उत्तराखंड का आम चुनाव था, उस चुनाव में देवभूमि की जनता के सामने ये हमने प्रस्ताव रखा था। देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने जो उनके साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ, हमारा वायदा पूरा हुआ। और मैं कह सकता हूं कि जो समानता की, संविधान में जिसका प्रावधान था, उसको ही आगे बढ़ाने का काम हुआ है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप ये काम आगे बढ़ा है। जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उसी प्रकार से समानता की गंगा, सभी को समान अधिकारों की गंगा उत्तराखंड देवभूमि से निकलेगी। यहाँ की विधानसभा ने एक इतिहास बनाने का काम किया है। उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला है कि सबसे पहले हमने आपने महिला सशक्तिकरण की बात इसके केंद्र में बताई है। आर्थिक बदलाव पर जोर है। कैसे उत्तराखंड की लड़कियों, महिलाओं के जीवन में इससे बदलाव आएगा? देखिए, मातृशक्ति का उत्थान हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश के अंदर पारित किया है, उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है विधायिका में, देश के अंदर लखपति दीदी बनाने का अभियान, और अभी जो सामान्य जो हमारा आम बजट आया है, उस बजट में भी 1 करोड़ अतिरिक्त लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। उत्तराखंड के अंदर हम नारी शक्ति महोत्सव लगातार प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, और लाखों बहनें हमारे इस कार्यक्रम में मातृशक्ति सम्मिलित हो रही है। तो इसके केंद्र में भी निश्चित रूप से जो उनके अधिकार थे, कुछ समाजों में कुछ जगह पर ऐसी कुरीतियां थी जिनके कारण से उनका आत्मबल गिरता था, आत्मसम्मान कमजोर होता था। कहीं ना कहीं उनको आत्मनिर्भरता मिलेगी, इससे आत्मबल उनका मजबूत होगा, स्वाभिमान के साथ वो आगे बढ़ेंगी। और इसमें हमने वही सब प्रावधान किए हैं। और मातृशक्ति केंद्रित है, बच्चों के लिए भी है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी है, और सभी के लिए एक समान कानून देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए इस विधेयक में उसका प्रावधान किया है। जी, संपत्ति में हिस्सा लड़कियों को कानून होने के बाद भी नहीं मिलता है। कैसे ये कमजोरी हमारे राज्य उत्तराखंड में असरदार होगी? देखिए, अभी हमने विधेयक को पारित किया है, और इसके लिए हमने पहले ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम किया, हमने उसका परीक्षण किया, विधेयक के रूप में विधानसभा में चर्चा हुई है, अच्छी सार्थक बहस हुई, चर्चा हुई, और अब पारित हो गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ, राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जाएगा। स्वीकृति मिलते ही हम इसको सशक्त बनाएंगे, इसको धरातल पर उतारेंगे। आपने सारा बानू का जिक्र किया। तलाक के अलावा शादी की उम्र 13 से 18 साल कर दी है लड़कियों की, और कोई भेदभाव धर्म का नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये लड़कियों की सेहत के लिए। निश्चित रूप से देखिए, छोटी आयु में शादियां होना, विवाह होना, उसके कारण से उनकी सेहत पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता था। उस समय तक उनकी
जो एक मानसिक समझदारी है, वो समझदारी होने में भी समय लगता है। तो उन सब बातों का ध्यान किया गया है कि वो सब प्रकार से इस बंधन को, इस संस्कार को निभाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद ही जो है उनका विवाह होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं इसे निजी जीवन क्षेत्र में, मौलिक अधिकार में दखल बता रहे हैं। देखिए, ये केवल संदेह करने की बात है और ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, किसी को टारगेट भी नहीं किया है। जैसे जिसकी जो सेरेमनी जैसे होती थी, जो संस्कार उनके चलते थे, किसी का अगर हमारे यहाँ 7 फेरे लगाकर जो विवाह होता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में विवाह होगा। आनंद कैरेज जिस प्रकार से गुरुद्वारा साहब में होता है, उसी प्रकार से होगा। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में उनके यहाँ विवाह शादी होती है, वो उसी प्रकार से होगी। ईसाइयों में जिस प्रकार से शादी होती है, सभी अपने अपने हिसाब से शादी करेंगे। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है किसी की परंपराओं से। किसी की जो चीजें चली आ रही है, उसको कहीं छेड़ने का हमने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आपने आश्वस्त किया, लेकिन लिव इन को लेकर कुछ बदलाव की क्या गुंजाइश है? क्योंकि एक ही महीने की सीमा में रजिस्ट्रेशन कराना, वेरिफिकेशन कराना, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें भी देखिए, बहुत बार ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, ऐसी अनहोनियां सामने आ जाती हैं कि कई बार माता पिता को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। बाद में उनके पास दुखद समाचार आते हैं। सूटकेसों में हत्या करके उनकी डेड बॉडियां आ जाती हैं। बहुत दुखद होता है और पूरे जीवन भर माता पिता के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। साथ में रहते हुए भी कई बार जो उनसे पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी कोई आगे की गारंटी नहीं होती है। अब इस सब में हमने उन सब का प्रावधान किया है और इसके पीछे केवल और केवल एक ही हेतु है कि सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया है हमने। सर, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मल शादीज भी होती हैं उनका पंजीकरण ही नहीं हो पाता। ग्रामीण इलाकों में भी किस तरह से पंजीकरण होगा? क्योंकि उत्तराखंड में केवल 10% ही जो शादियां हैं वो पंजीकृत हुई हैं। इसके लिए प्रशासनिक अमला भी चाहिए होगा। नहीं, हम उसकी सब व्यवस्था करेंगे और हमने एक शुरुआत की है। ये कोई समापन नहीं है निधि जी, आप सब जानती हैं यहाँ के बारे में। तो ये हमारी शुरुआत हुई है और एक अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत से, अच्छे मन से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक सोच रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से सारे रास्ते बनेंगे, सारी मशीनरी हमारी काम करेगी, हम लोग काम करेंगे और जो चीजें अभी तक छूट गई हैं या जो कम हुई हैं, वो भी आगे ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, अपना पक्ष जनता के सामने, एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, तुरंत लौटते हैं। देश की बात में बात अब किसानों की। नोएडा से दिल्ली आ रहे किसानों ने अपना इरादा अब टाल दिया है। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा है, सरकार ने मानी है हमारी बात। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने की बात मानी है। किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से हट रहे हैं, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनटीपीसी पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह हम बता सकते हैं आपको भारी जमावड़ा देखने को मिला किसानों का और लोगों को कई घंटे जाम झेलना पड़ा, लेकिन फिलहाल अब सरकार का आश्वासन मिल गया है और बताया जा रहा है किसान अब वापस जा रहे हैं।